Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic will be flowcharts. As you can understand from the topic's name, flow and chart, that it is somehow related to charts like symbols. You can say because whenever you hear a word chart, then it means that we are going to deal with symbols or some special, you can say, pictures or pictorial representations. So let's deal with its definition and what is flowchart. So according to your book, a flowchart is a graphical representation of the steps to solve a problem. एक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है उसको हम जब स्टेप्स में लिखते हैं ना, ठीक है, और फिर उसको डिफरेंट शेप्स के थ्रू हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो जो चीज़ बनती है वो क्या होती है, फ्लो चार्ट। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, लाइक एक प्रॉब्लम का एग्जांपल दिया गया है, लाइक स्टार्ट, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड देन क्वेश्चन मार्क, लाइक व्हाट विल बी द सॉल्यूशन। सो एक हायरार्की जब आपने ड्रॉ करने लगे, पहले मैं ये करूँगा वो करूँगा, फिर ऐसे 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 स्टेप मूव करता जाऊँगा, तो उसको स्पेशल सिंबल्स या स्पेशल, यू कैन से, स्पेसिफाइड ब्लॉक्स और शेप्स को यूज़ करके आप जब बताते हैं ना कि मैं पहले क्या काम करने जा रहा हूँ, फिर क्या काम करूँगा, उसके बाद क्या काम होगा, तो फिर उसके बाद क्या काम होगा, इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं विद हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स. So let's further explore our topic flowchart, and we will be studying its importance, that why is it important. So I've made these notes to for my understanding, you can say, rather than reading or learning or crammering the whole page. I've summarized it in these steps. So first will be our definition, obviously. Then the other point will be importance, that why a flowchart is important. So I've divided it into three, you can say, characters or steps. First is visualization, second is verification, third is communication. There is an other, you can say, point, इसमें इसके अलावा एक और point भी है, जो है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को समझने में फ्लो चार्ट हमारी हेल्प करता है, हमारी मदद करता है। वो कैसे, वो हम आगे जब फ्लो चार्ट बनाएंगे तो फिर आपको समझ आता जाएगा कि ये कैसे हमें हेल्प आउट करता है एक प्रॉब्लम को समझने में। और इसके अलावा हमें प्रॉब्लम को समझने में तो हेल्प करता है, लेकिन उसको सॉल्व करने में भी हेल्प आउट करता है, वो भी हम देखेंगे आगे कैसे। अब विजुअलाइजेशन क्या है, कि उसकी एक पिक्चर, उसकी एक तस्वीर, एक, यू कैन से, इमेजिनरी पिक्चर बना लेना, होती तो नहीं है ना एक्चुअल प्रॉब्लम वैसे, लेकिन हम डिफरेंट शेप्स को यूज़ करके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो विजुअलाइजेशन ये एक इफ़ेक्टिव टेक्निक होती है रादर देन यूजिंग टेक्स्ट। अब एक चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, आप उसको कितनी देर लगाएंगे समझने में, पढ़ने में, याद करने में, और फिर उसको देखने में कि ये सही है या गलत है, लेकिन उसके बरक्स अगर आपके सामने एक पिक्चर रख दी जाए उस चीज़ की, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो विजुअलाइजेशन का क्या है कि ये इफेक्टिव होता है, यूज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझना इफेक्टिव वे है किसी भी चीज़ को समझने के, ज़्यादा देन यूजिंग टेक्स्ट। देन देर इज़ अनदर स्टेप और अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एज वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन किस चीज़ की, कि ये जो सोल्यूशन हमने प्लॉट किया, लाइक इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि सिलेक्टिंग द राइट सोल्यूशन और द इफेक्टिव सोल्यूशन। अब जो हमने सोल्यूशन डिराइव किया या प्लॉट किया या हम सोच रहे हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वो वेरीफाई उसको करना है कि ये करेक्ट है भी या नहीं। एंड द थर्ड पॉइंट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन लाइक आपने अगर एक चीज़ बनाई है, यानी कि एक प्रॉब्लम को और आपने सॉल्व की है और उसी प्रॉब्लम को कोई और बंदा भी सॉल्व करे, तो रादर देन कि वो अपना टाइम इस पे वेस्ट करे, उसने आगे भी कोई काम करना होगा, लाइक हो सकता है आपने सिर्फ उसका स्मॉल, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व किया वो स्मॉल पार्ट हो उसके प्रोजेक्ट का, और उसने उससे ज़्यादा एक्सप्लोर करना हो उस प्रॉब्लम को, तो रादर देन वेस्टिंग हिज टाइम ओवर दैट लिटिल प्रॉब्लम, वो क्या करेगा कि आपका फ्लो चार्ट रीड कर लेगा कि आपने उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया, वो सारे स्टेप्स जो है ना वो समझ लेगा, और उसके बाद वो उसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट कर लेगा। या ऐसा हो कि मैं सिर्फ जो हूँ ना वो फ्लो चार्ट, ड्राइंग, प्लॉटिंग और सिर्फ रिक्वायरमेंट्स वाले डिपार्टमेंट में हूँ, उसके बाद मैंने आगे प्रोग्रामर्स को या फिर डॉक्यूमेंटेरियंस को अपना सिस्टम जो है ना उसकी हायरार्की समझानी हो, या क्लाइंट को
या क्लाइंट्स को दिखाना हो कि मैंने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया है। सो रादर देन शोइंग द होल डॉक्यूमेंटेशंस एंड प्रोसेस, मैं उनको सिर्फ फ्लो चार्ट बता दूंगी, उसके दिखा दूंगी, समझा दूंगी कि पहले मैंने ये किया, फिर ऐसे किया, ऐसे किया, और ऐसे आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है। सो ये इफेक्टिव होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोग्रामर्स, टू प्रॉब्लम सॉल्वर्स, client and the person dealing that client, like हम अगर सिस्टम में बैठ और सिस्टम डेवलपर हैं हमारे और क्लाइंट के दरमियान, अगर उसको जानना हो कि भाई हमने ये कैसे बनाया है, क्योंकि ऐसे कुछ क्यूरोसिटी वाले लोग होते हैं जिन्हें जानने का शौक होता है कि अच्छा अगर इसने बंदे ने ऐसे किया तो ऐसे क्यों किया, तो हम उसको डायरेक्ट प्रोजेक्ट के थ्रू समझा सकें। देन थर्ड पॉइंट विल बी, यहाँ से हमारी रिक्वायरमेंट्स, यहाँ से हमारे ना एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको प्रोसेसिंग का हाईलाइट किया कि यहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। फर्स्ट विल बी इनपुट। इनपुट वो चीज़ जो यूज़र हमें देगा। प्रोसेसिंग, जो हम उस पर काम करेंगे। डिसीजन मेकिंग, जब हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस आ जाएंगे, लाइक डिफरेंट के अगर ऐसे करूँगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे करूँगी तो क्या हो जाएगा। एंड आउटपुट, जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा। जैसे अब यूज़र मुझे है वो देता है 3 नंबर 1 2 3। अब प्रोसेसिंग में क्या कहता है, और वो मुझे कहता है कि इनको ऐड करो। उसने मुझे कह दी ऐड करो। अब मैं प्रोसेस में क्या करूँगा, करूँगी 1 को पहले 2 में ऐड करूँगी, फिर 2 को 3 में ऐड करूँगी, या हो सकता है मैं 3 और 1 को फर्स्ट ऐड कर लूँ फिर 2 में ऐड कर लूँ। तो इस तरीके से जो भी मैं उस पर यू कैन से टेक्निक्स यूज़ करूँगी ना, वो उसके प्रोसेस में आएंगी, प्रोसेसिंग में आएंगी। देन डिसीजन मेकिंग, अब हो सकता है यूज़र मुझे 0 दे दे और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का काम दे दे, या ऐसा कोई सिनेरियो हो जाए जिसमें एक नंबर जो है वो 0 से डिवाइड हो रहा हो, या 0 एक नंबर से डिवाइड हो रहा हो। तो इन केस अगर मेरे पास इन्फिनिटी आ रहा है तो फिर मैं उस पर इन कंडीशन अप्लाई कर दूँ कि अगर प्रोसेस के बाद मेरे पास आंसर इन्फिनिटी में आ रहा है तो मैं यूज़र को बोलूँ इनवैलिड डाटा, या आंसर 0 आ रहा है तो बोलूँ सिंटैक्स एरर। तो और ये यहाँ पर डिसीजन मेकिंग आती है, जब आपके पास एक डेटा एंटर करने पर डिफरेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हो ना, जो यूज़र की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर हम उस पर डिसीजन अप्लाई करते हैं। एंड द फाइनल इज आउटपुट। आउटपुट जो यूज़र को चाहिए, लाइक उसने ऐड करना था तो ऐड करके जो रिजल्ट आएगा। मूविंग टूवर्ड्स फ्लो चार्ट प्लॉटिंग प्रोसेस, वहाँ से फ्लो चार्ट प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था कि फ्लो चार्ट बनता है कैसे, यहाँ पे प्लॉट करने लगे, लाइक स्टेप्स के थ्रू। ये इसका फोर्थ स्टेप है जिसमें हम सिंबल्स यूज़ करेंगे इसको प्लॉट करने के। इसके बाद फिफ्थ स्टेप जो होगा ना, वो एग्जाम्पल होगा। जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको समझ आ जाएगी कि लाइक फ्लो चार्ट होता क्या है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। सो द फोर्थ स्टेप विल बी सिंबल्स। सो आवर फर्स्ट सिंबल विल बी फ्लो लाइन। फ्लो लाइन इज एन एरो शेप। एरो शेप, एरो आप, और एरो हमेशा क्या करता है, डायरेक्शन बताता है किसी भी चीज़ की। डायरेक्शन बताता है कि जैसे अगर हम पिकनिक पे जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, या अक्सर मोटरवेज पे होता है एरोस के निशान लगे होते हैं, तो वो क्या बता रहे होते हैं कि यानी कि आपने अगर इस तरफ लाहौर जाना है, इस्लामाबाद जाना है, या किसी भी तरफ जाना है तो आप ये वाला रास्ता लें। तो इसमें फ्लो चार्ट में भी सेम होता है कि फ्लो लाइंस सेम होता है। फ्लो लाइंस क्या बता रही होती हैं, डायरेक्शन बता रही होती है कि फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है, आपने ये कर लिया, अब आप इसकी तरफ जाएंगे, या पहले यूज़र ने ये पहले हमने ये किया, उसके बाद ये किया, उसके बाद ये किया। सो आई होप आपको फ्लो लाइन समझ आ गई हो। अब हम चलते हैं और नेक्स्ट सिंबल, दैट इज़ टर्मिनल। टर्मिनल का क्या काम होता है, ये किसी भी सिस्टम के जो फ्लो चार्ट होता है ना, उसके स्टार्ट या एंड को बताते हैं। जब भी हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं तो टर्मिनल सिंबल क्या बताता है कि स्टार्ट हो गया फ्लो चार्ट बनना या एंड हो गया फ्लो चार्ट बनना। इसका सिर्फ इतना सा काम है। एंड प्रोसेस, प्रोसेस में अब हम उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कोई काम परफॉर्म करते हैं अपने सिस्टम में। अगर हम कर रहे थे, जैसे मैंने बोला था फर्स्ट, पहले भी स्टार्ट से एग्जांपल दे रही हूँ कैलकुलेटर की। अब यूज़र में कहता है कि आपने 2 नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, और मुझे आपने 2 नंबर्स को ऐड करना है और मुझे एक रिज़ल्ट देना है। तो अब वो क्या होगा, जो ए और बी, फॉर एग्जांपल मैं नंबर ले लेती हूँ, ठीक है, इनको जब मैं ऐड करूँगी तो हमारे पास एक और नंबर आएगा, ठीक है, जो हमारा रिजल्ट होगा। तो अब ए और बी ऐड हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, क्या हो रहा है, एक प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है। क्योंकि प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है तभी हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है।
ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे ओके, सो नेक्स्ट और सिंबल इज डिसीजन। अब डिसीजन में क्या होता है कि हम एक डिसीजन लेते हैं कि जो लाइक एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर x जो है वो ग्रेटर देन है y से, if x इज ग्रेटर देन y, तो आप जो है ना वो ये काम कर दो, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन y नहीं है तो फिर आप ये काम कर दें, ठीक है। और यानी कि इसके हमेशा हमारे पास टू टर्मिनल्स निकलते हैं, लाइक टू डायरेक्शंस निकलते हैं। एक अगर वो ट्रू हो जाता है तो फिर क्या होगा, और एक अगर आपके पास कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमेशा दो ही रास्ते रहते हैं कि अगर जो आप काम चाहते थे वो हो गए तो क्या होगा, और अगर आप जो काम चाहते हैं वो नहीं हुआ तो फिर क्या होना चाहिए, ठीक है। सो अनदर symbol will be, so our next symbol will be um, now our next symbol will be about output. In input output we will हम जो है ना वो राइट करते हैं जो यूज़र ने हमें दिया होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई नंबर दे दिए जिनको हम लेट कर लेते हैं, लाइक एक्स और वाई नंबर हमें यूज़र ने दे दिए, तो हम उनको राइट करते हैं इसमें, ठीक है, इनपुट आउटपुट में। या जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास आंसर आया 5 इक्वल्स टू, जिसको मैंने डायरेक्ट कर लेती हूँ एस, एस इक्वल्स टू जो हमारी आउटपुट जिसमें हमने स्टोर कराई हुई है वो 5 आया, ठीक है। तो इसको हम शो करेंगे किससे, इस इनपुट आउटपुट बॉक्स से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और आता है सिंबल, दैट इज कनेक्टर। अब कनेक्टर का क्या काम होता है, कनेक्टर क्या करता है, कनेक्टर जो है वो दो चीज़ों को कनेक्ट करता है। लाइक अगर मैं फ्लो चार्ट बनाते बनाते फॉर एग्जांपल स्पेस कम हो गई है, ठीक है। अब मैंने ये सारा फ्लो चार्ट बना लिया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे मेरा लास्ट बॉक्स बना है, ठीक है। अब मेरी यहाँ पे स्पेस ख़त्म हो गई है, मैं चाह रही हूँ या तो साइड पे कहीं बनाना शुरू कर दूँ या नेक्स्ट पेज पे चले जाऊँ, तो मैं ये कनेक्टर का सिंबल यूज़ करती हूँ किसी भी जो हमने लास्ट एक्ट किया होता है ना उसको कनेक्ट करने के लिए अपने नेक्स्ट स्टेप से, ठीक है। हमें कनेक्टर का सिंबल करके यूज़ करके कहीं पे भी प्लॉट कर सकते हो, लाइक कहीं पे भी नहीं, लाइक आगे उसको प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। कनेक्टर का सिर्फ इतना सा काम होता है। देन वी हैव एन अदर, आई थिंक यहाँ पर हमारे जो है ना वो सिंबल ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट ओके, तो हमारे पास टोटल 6 सिंबल्स थे। फर्स्ट वाज आवर terminal symbol, process symbol, input output symbol, flow lines and decision symbol and और connector, ठीक है। तो हमारे पास ये 6 symbols थे। अब symbols तो हमने पढ़ लिए, now let's consider an example। आपकी बुक में ही ये एग्जांपल दी गई है जिसको मैंने यहाँ पर आपके सामने शो किया है। सो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करना है या एक ऐसा सोल्यूशन डिराइव करना है जो कि गिवन सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में चेंज कर दे, ठीक है। टेम्परेचर किस में गिवन है हमें, फ़ारेनहाइट, सॉरी सेल्सियस में हमें टेम्परेचर गिवन है और हमने चेंज किस में करना है, फ़ारेनहाइट में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया गया है स्टार्ट सिंबल कि यहाँ से आपका जो है वो फ्लो चार्ट स्टार्ट होने लगा, ठीक है। तो उसके बाद स्टार्ट हो गया, फ्लो लाइन क्या बता रही है कि नेक्स्ट स्टेप ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये कौन सा था, इनपुट आउटपुट का हमारे पास था ये ब्लॉक, ठीक है। अब इनपुट आउटपुट का क्या कहता था कि जो यूज़र ने या तो डेटा दे रहे हैं या जो हम उसको इन रिटर्न दे रहे हैं आउटपुट की शक्ल में। सो यहाँ पर हम यूजर से एक नंबर ले रहे हैं सेल्सियस में, फॉर एग्जांपल वो हमें सेल्सियस दे रहता है 36 डिग्री सेल्सियस। अब हमने उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस बॉक्स में आएंगे, ये प्रोसेस बॉक्स में आए और हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कैसे किया है कि जो भी नंबर उसने हमें सेल्सियस में दिए हमने उसको 9 से मल्टीप्लाई किया। हमेशा जब भी कोई भी न्यूमेरिकल या ऑपरेशनल हमें कैलकुलेशन करनी होती है ना, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ होती है ना उसको हम सॉल्व करते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं इसको, ठीक है। अगर आपने ऑपरेटर प्रेसिडेंस प्रेसिडेंस समझनी है
या उसको जानना है तो उस पर भी मैं अलग से एक वीडियो डाल दूँगी कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं। फ़िलहाल के लिए ये समझ लें कि जो सबसे पहले ब्रैकेट में वैल्यू होगी या फंक्शन जो होगा, जो भी कैलकुलेशन होगी उसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास सेल्सियस में सेल्सियस स्टेरिक 9 वाली वैल्यू है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट में है तो जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ। उसके बाद ब्रैकेट्स ख़त्म प्लस 32, जो हमारे पास ब्रैकेट को लाइक मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 32 से। सो ये हमारे पास हो गया, ये प्रोसेस हो गया हमारा जो हम परफॉर्म करेंगे और एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो टेम्परेचर आएगा वो किस में होगा, फ़ारेनहाइट पर, उसको हम प्रिंट करा देंगे, लाइक यूज़र को शो करा देंगे आउटपुट के फॉर्म में, और इसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये था हमारी बुक का फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमने अभी सॉल्व किया है, फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, जिसमें हमने क्या करना था, गिवन टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस में गिवन टेम्परेचर था, उसको हमने किस में कन्वर्ट करना था, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, सेल्सियस वाला किसने दिया था हमें, किस यूज़र ने, ठीक है, ये हमें यूज़र ने दिया था एज एन इनपुट, और जो हमने उसको दिया है फ़ारेनहाइट में वो क्या है, हमारी आउटपुट। तो यूज़र से दिया गया डेटा को हमने एक प्रोसेस परफॉर्म करके एक दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करके उसको दिया है एज अ फॉर्म ऑफ आउटपुट। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ओके, टू फाइंड acceleration of a moving object with given mass and the force applied। ठीक है, अब हमने एक ऑब्जेक्ट की, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका मास और फोर्स हमें गिवन है, हमने उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले क्या हो रहा है, एक प्रोग्राम जो है वो उसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करें। उसके बाद क्या करें, हमें गिवन क्या क्या है, ऑब्जेक्ट विद गिवन, और उसने स्टेटमेंट में बता दिया कि गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास mass एंड द फोर्स अप्लाइड। गिवन क्या है हमारे पास, mass एंड द फोर्स अप्लाइड, ये हमारे पास गिवन है। ओके, अब जो चीज़ गिवन होती है वो किसकी वजह तरफ से गिवन होती है, यूज़र की तरफ से, और वो हमारी क्या होती है, इनपुट। ठीक है, तो इनपुट हमारी क्या है, mass एंड फोर्स। अब हमने फाइंड क्या करनी है, एक्सेलरेशन। एक बात याद रखें, हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जिनका हमारी डेली लाइफ से, डेली जो या हमारी लाइफ, हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं या जिन चीज़ों से डील कर रहे होते हैं उनसे कनेक्शन होता है। तो कभी भी किसी दूसरे सब्जेक्ट्स को फजूल मत समझिएगा, लाइक स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं वो मैथ्स एंड फिज़िक्स को, क्योंकि इनका आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि आपने जो ज़्यादातर सिस्टम्स डिज़ाइन करने होते हैं वो या तो मैथमेटिकल होते हैं या वो हमारी फिज़िक्स से डील कर रहे होते हैं, लाइक अर्थ से डील कर रहे होते हैं। जैसे कि कार, ठीक है, हमने एक ऑटोमेटेड कार बनानी है तो हमें उसके लिए स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस और एयर रेजिस्टेंस एंड ऑल दीज फैक्टर्स, इनको पता होगा, हमें इनके फार्मूलाज पता होंगे, प्रेशर के, डेंसिटी के, तो ही हम कोई चीज़ डिज़ाइन कर सकेंगे ना। तो इनके फार्मूलाज जो है ना वो आप लोग याद रखें। और मैथ्स के फार्मूलाज भी, लाइक मैथ्स के जैसे फार्मूलाज होते हैं एरिया के, पैरामीटर के, एंड डिफरेंट जो फार्मूलाज होते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ये सारे आपने याद रखने हैं क्योंकि ये हमारी प्रॉब्लम्स में बहुत यूज़ होते हैं। सो अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ओके, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ये हमारी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो ये क्या हो गया, हम प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, दो चीज़ों को डिवाइड करके एक नई चीज़ डिराइव कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं जो एक्सेलरेशन आ गया, यानी कि आउटपुट दे रहे हैं यूज़र को स्क्रीन पर कि जो आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी थी हमारे मैस और फोर्स देकर, वो ये। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, लाइक हमारा सिस्टम जो है वो बन गया, जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी वो क्या हो गया, बन गया। और यहाँ पर हमारा जो सेकेंड प्रॉब्लम है ना वो एंड होता है। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, मैं आपको सारे प्रॉब्लम्स नहीं कराऊंगी, ठीक है, हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो मेरे नज़दीक इम्पॉर्टेंट है, या यू कैन से जो मुझे लगता है कि आपको आने चाहिए।
जैसे कि मैंने आगे बोला है कि हम जो है वो आपको आने चाहिए क्या, मैथमेटिकल्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो यहीं पर एक हमारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये क्या है, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। आपने एक वॉल्यूम का फाइंड करना है क्यूब का, और आपको क्या गिवन है, एज। सॉरी, ये थोड़ी स्टेटमेंट जो है वो इरेज हो गई है, हमें गिवन है एज, ठीक है। अब हम करते हैं स्टार्ट प्रोग्राम बनाना, ठीक है। हमें क्या गिवन है, एच। यूजर ने क्या दिया हुआ है, एच। कि एक क्यूब, क्यूब कितना क्या होता है, आपने कभी अगर ड्रॉ किया हो क्यूब, सॉरी ड्रॉ तो मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, ठीक है। सो आई अपोलोजाइज इन एडवांस। ये ना हो कि आप कहें कि मैम को तो एक क्यूब ड्रॉ करना नहीं आता और मैम हमें पढ़ा रही हैं, ये कैसी बात होगी। मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, बाय नेचर है। इसको ना आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। ये मैंने एक रफ सा क्यूब ड्रॉ करने की नाकाम कोशिश की है। तो ऐसा होता है क्यूब, ऐसा तो नहीं होता, खैर मतलब कुछ इसी तरीके से दिखता है एक अदद क्यूब, ठीक है। हमें इसके एजेस गिवन है, ठीक है। एजेस क्या होते हैं, कॉर्नर्स, लाइक H1, H2, H3, लाइक कोई भी 3 एजेस गिवन है, ओके, इस क्यूब के। अब हमने क्या करना है, हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम जो होता है ना, अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई किसी चीज़ का फॉर्मूला नहीं पता ना, तो आपको उसका यूनिट पता होना चाहिए। ये मुझे मेरे फिज़िक्स के टीचर ने ट्रिक बताई थी कि अगर आपको किसी चीज़ का फॉर्मूला नहीं आता तो आपको उसका यूनिट पता होना चाहिए, और यूनिट से ऑटोमेटिकली आप उसका फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। जैसे वॉल्यूम का होता है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो यानी कि आपके पास सेम चीज़ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपको देगी क्यूब, ओके, सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर में क्या होता है, यहाँ तो लेंथ होती है, ठीक है, किसी भी चीज़ की, और इस सेंटीमीटर क्यूब में जिसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो एक क्यूब की अब लेंथ तो हो नहीं सकती है, तो क्यूब के हमें क्या गिवन है, एजेस। तो हम क्या करेंगे कि उन एजेस को, लाइक एक एज 1 सेंटीमीटर का होगा, दूसरा दूसरे सेंटीमीटर का होगा, तीसरा 3 थर्ड सेंटीमीटर का होगा। लेकिन मैंने पहले ही बोला कि आपको मैथ्स आना चाहिए। तो अब सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि 3 टाइम्स एक चीज़ है, लाइक सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, लाइक 2 टाइम मल्टीप्लाई है, क्यूब माइंस 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब सेंटीमीटर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब आएगा। और इसकी वजह क्या होती है कि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स हमारे पास क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो यानी कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर, बेसिस सेम, ठीक है, बेसिस सेम, तो पार्ट्स ऐड होगी। तो यहाँ से हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं कि अब हमें और तो कुछ गिवन नहीं है, एज गिवन है, तो फर्स्ट एज मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एज मल्टीप्लाई बाय थर्ड एज, तो ये हमारे पास क्या देगा हमें, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम इक्वल्स टू एच मल्टीप्लाई बाय एच मल्टीप्लाई बाय एच, और ये हमें क्या देगा, वॉल्यूम। और वॉल्यूम को हम क्या कर देंगे, प्रिंट, प्रिंट मतलब स्क्रीन पर शो करा देंगे। हम उसका प्रिंट आउट नहीं निकाल के देंगे, लाइक यूज़र को शो कराएंगे स्क्रीन पर कि आंसर हमारे पास ये आ रहा है, वॉल्यूम आपका ये आता है। यहाँ पर एक थर्ड प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर ली। अभी तक जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया वो ईजी है, लेकिन अब जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होने वाली है, ठीक, ध्यान से समझिएगा उस प्रॉब्लम को। So this problem is to assign grade to a subject based on total op total marks and obtained marks. Okay, like जैसे हमारी स्कूल्स में ग्रेड एवेल्युएशन होती है ना, आई डोंट नो कि आपके स्कूल्स में ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं या नहीं, लेकिन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं। आपकी ट्रांसक्रिप्ट बनती है कि आपने क्या ग्रेड लिया है, ओवरऑल आपका क्या ग्रेड बना है। या वैसे तो ज़्यादातर स्कूल्स जो होते हैं वो एक्सेल यूज़ करते हैं अपने बच्चों की वो एनुअल रिपोर्ट बनाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन्होंने सॉफ्टवेयर्स बनवाए होते हैं, खरीदे होते हैं, ठीक है, या डेटाबेस यूज़ करते हैं। तो उसमें हम अब देखने लगे हैं कि ऑटोमेटेड काम कैसे होते हैं। मतलब एक सिस्टम जो है वो आपने बस उसको बता देना है कि
इतने ए ग्रेड कितने मार्क्स पे मिलना है, बी कितने पे मिलना है, सी कितने पे मिलना है, डी कितने पे मिलना है, एफ कितने पे मिलना है, और वो ऑटोमेटिकली ग्रेड असाइन करेगा, आपको ग्रेड असाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करने लगे, तो हमने इसको क्या देने हैं, बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स एंड ऑप्टेन मार्क्स। हमने क्या देना है उसको, टोटल मार्क्स देना है और ऑप्टेन मार्क्स देना है। ये कौन देगा, यूज़र, हम। ठीक है, और वो हमें क्या देगा, ग्रेड टू अ सब्जेक्ट। जितने हमने मार्क्स लिए हैं ना एक सब्जेक्ट में, उसके अकॉर्डिंग हमें वो ग्रेड्स देगा, जो ग्रेडिंग पॉलिसी है। अब परसेंटेज का तो यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया हुआ है कि आपने परसेंटेज भी निकाल कर देनी है, ठीक है, या परसेंटेज के बेस पर असाइन करना है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप परसेंटेज के बेस पर असाइन करते हैं या आप मार्क्स के बेस पर असाइन करते हैं ग्रेड। तो हम यहाँ पर परसेंटेज वाला देख रहे हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि मैथ्स आपको आना चाहिए, ठीक है, मैथ्स आपको आना चाहिए, मैथ्स के फार्मूलाज आपको आने चाहिए। तो यहाँ पर परसेंटेज का फार्मूला यूज़ हुआ है, ऑप्टेन मार्क्स इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब जब एक बंदे की परसेंटेज कैलकुलेट होगी, ठीक है, ये प्रोसेस परफॉर्म होगा जो आपने ऑप्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स दिए हैं, उसके बाद एक परसेंटेज आ जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, एक डिसीजन ले रहे हैं हम, एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर हम, कि अगर परसेंटेज जो है वो हमारी ग्रेटर देन 80 है तो आपने असाइन करना है ए प्लस ग्रेड। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 80 नहीं है, ग्रेटर देन 70 है, तो आपने क्या असाइन करना है, ए ग्रेड। अगर ग्रेटर देन 70 नहीं है, ग्रेटर देन 60 है, तो क्या करना है, बी। एंड ग्रेटर देन 60 नहीं है, 50 है तो सी, 40 है तो डी, और अगर 33 है तो आपने ई असाइन करना है। लेकिन अगर 33 से लेस है, कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है, ठीक है, यस का मतलब लाइक कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, ऐसा ही है, और नो का मतलब ऐसा नहीं है, तो फिर आपने क्या असाइन कर देना है, फिर आपने क्या असाइन कर देना है, ग्रेड एफ। ओके, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एट अ टाइम सारी कंडीशंस ट्रू हो जाएं, कोई एक ही ट्रू होगी। तो हमने क्या किया कि वो प्रोसेस करने के बाद जब हमारे पास एक रिजल्ट आ गया ना, लाइक एक ग्रेड आ गया, तो हमने क्या किया, उस सब ग्रेड को अटैच कर दिया हमने अपनी आउटपुट से, कि अगर ये ग्रेड बन रहा है तो फिर हमने क्या करना है, उसको जाके प्रिंट करा देना है। अगर ये ग्रेड नहीं बन रहा, अगर बी बन रहा है, सी बन रहा है, कोई भी ग्रेड बन रहा है, तो आपने उसको क्या करना है, प्रिंट कराना है। ठीक है, फ्लो लाइंस क्या बताती है, नेक्स्ट स्टेप। तो ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही है ना, लाइक ग्रेड्स के बाद ये वाली लाइंस, ये सारी हमारे पास, हमने इन सबको कनेक्ट कर दिया एक कॉमन फ्लो लाइंस के साथ, एक कॉमन फ्लो लाइन के साथ। अब ये कॉमन फ्लो लाइन क्या करती है कि अगर इनमें से एक भी ट्रू हो जाती है ना, तो वो जाकर डायरेक्ट अगले स्टेप पहुंच जाती है। लाइक अगर ग्रेड सी आ गया ना, इनमें से कोई भी लाइक ये 80 वाला ट्रू नहीं हुआ, 70 वाला ट्रू नहीं हुआ, 60 वाला अगर ट्रू हो गया, तो वो ग्रेड सी वाली जो लाइन है ना, वो जाकर इधर कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और वो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा प्रिंट, और वो ग्रेड प्रिंट हो जाएगा, और इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर हमारा फ्लो चार्ट्स वाला टॉपिक एंड होता है। ठीक है, किसी को भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई पॉइंट समझ ना आया तो कमेंट्स में ज़रूर पूछे। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस भी हैं हमारे एक्सरसाइज में, जब हम उसको करेंगे ना, उसको सॉल्व करेंगे, तो आपको जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाहु खैर, और लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।